आज हम उस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं जिसके बारे में लगभग सबने सुना है, टाइटैनिक। एक ऐसी कहानी जो इंसानी अहंकार से शुरू होती है और एक बेहद दर्दनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही पर खत्म होती है। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस भयानक रात के हर एक मिनट का गहराई से विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 52,310। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस विशालकाय जहाज का कुल वजन था, टन्स में। दरअसल कल्पना कीजिए समुद्री लहरों पर तैरती हुई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की। ये उस दौर की इंसानी तकनीक और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना था। एक ऐसी चीज जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस तैरते हुए महल यानी दी अनसिंकेबल फ्लोटिंग होटल से, फिर उस जानलेवा बर्फ की चट्टान से टकराव की बात करेंगे, उसके बाद उस रात के मिनट बाय मिनट ट्रेजेडी को समझेंगे, इस हादसे में हुए जानी नुकसान यानी द ह्यूमन कॉस्ट पर गौर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसने समुद्री कानूनों को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, दी अनसिंकेबल फ्लोटिंग होटल, यानी एक ऐसा समुद्री चमत्कार जिसके बारे में दावा था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। सच कहें तो ये जहाज एक लग्जरी होटल से कम नहीं था। 7 फुट गहरा सॉल्ट वाटर स्विमिंग पूल, बिल्कुल विक्टोरियन स्टाइल का टर्किश बाथ, फर्स्ट क्लास स्क्वॉश कोर्ट और कैफे पेरिजियन, जहां बैठे हुए लगता ही नहीं था कि कोई समंदर के बीच में है। पर इस शानदार दिखावे के ठीक नीचे एक अलग ही दुनिया छुपी हुई थी। 29 विशाल बॉयलर्स इस जहाज को ताकत दे रहे थे और वहां दिन रात 176 फायरमैन आग में कोयला झोंक रहे थे। एक तरफ ऊपर बिल्कुल शांति और आराम, और ठीक नीचे पसीना, धुआं और कड़ी मेहनत। और यहीं से हमारी कहानी अपने दूसरे और सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ती है, द फेटल आइसबर्ग कोलिजन, जहां इंसानी अहंकार का सामना सीधे प्रकृति की ताकत से हुआ। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसा जहाज जिसे इंजीनियर्स ने खुद अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला बताया था, वो आखिर सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट में समुंदर में कैसे समा गया? दरअसल इसका जवाब सिर्फ उस बर्फ के पहाड़ में नहीं है। जवाब उन छुपी हुई तकनीकी और प्रणालीगत खामियों में है, जिन्होंने मिलकर इस विशालकाय जहाज का अंजाम तय कर दिया था। अब इस तथ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सच में हैरान करने वाला है। जहाज पर लाइफ बोट्स में सिर्फ 1178 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि सच्चाई ये थी कि उस वक्त जहाज पर यात्री और क्रू मिलाकर कुल 2208 लोग थे। अब हैरानी की बात यह है कि तकनीकी रूप से टाइटैनिक ने उस दौर के कानूनी नियमों का पूरी तरह पालन किया था। नियम कहते थे कि ऐसे जहाज पर 14 लाइफ बोट्स होनी चाहिए और टाइटैनिक के पास 20 थीं। कानून तो नहीं टूटा, पर यह गिनती वहां मौजूद सभी लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। एक ऐसी चूक जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। चलिए अब उस रात की मिनट बाय मिनट ट्रेजेडी को समझते हैं। ये बिल्कुल एक उल्टी घूमती हुई घड़ी की तरह था। वक्त था रात के 11:40। जहाज के दाएं हिस्से यानी स्टारबोर्ड साइड का एक बेहद विशाल बर्फीली चट्टान से टकराव होता है। अगले ही कुछ मिनटों में हजारों टन बर्फीला पानी जहाज के 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में तेजी से भरने लगता है। पता है, रात 12:45 पर जब पहली लाइफ बोट्स पानी में उतारी गईं, तो अफरा-तफरी और घबराहट के कारण उन्हें आधा खाली ही उतार दिया गया। रात 2 बजे तक हालत ये थी कि जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह डूब चुका था और पिछले हिस्से के प्रोपेलर्स हवा में दिख रहे थे। और फिर 2:20 पर यह पूरा जहाज उस बर्फीले समुद्र में हमेशा के लिए खो गया। उस रात की बेबसी का अंदाजा लगाना हो तो चीफ वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स का ये आखिरी डिस्ट्रेस मैसेज सुनिए। उन्होंने लिखा था, महिलाएं और बच्चे नावों में हैं, अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। ये चंद शब्द बयां करते हैं कि आखिरी लम्हों में उस विशालकाय जहाज पर डर और निराशा का आलम क्या रहा होगा। ये एक ऐसी आखिरी पुकार थी जो उस अंधेरे समुद्र में हमेशा के लिए गूंज कर रह गई। और ये आंकड़े हमें उस भयानक अंत के बारे में बेहद ठीक ढंग से समझाते हैं। रात 2:18 पर बचा हुआ जहाज बिल्कुल घुप अंधेरे में डूब गया, क्योंकि बिजली पूरी तरह चली गई थी। पानी के असहनीय दबाव के कारण जहाज का हल अचानक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। सोचिए जरा, एक कभी ना डूबने वाला जहाज एक भयानक आवाज के साथ 2 टुकड़ों में बट गया था। दरअसल ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि दशकों बाद हुई, जब समुद्र की गहराइयों में इसका मलबा मिला।
अब हम उस दर्दनाक पहलू पर आते हैं जिसे समझना सबसे जरूरी है, द ह्यूमन कॉस्ट। आइए देखते हैं उन बर्फीले पानियों में मौत और जिंदगी के आंकड़े आखिर क्या थे। बचने वालों के इन आंकड़ों पर थोड़ा गौर कीजिए। ये उस दौर की कठोर सामाजिक सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देते हैं। फर्स्ट क्लास की महिलाओं का बचने का दर 97% यानी 97% था, जबकि ठीक उसी वक्त थर्ड क्लास के पुरुषों में यह दर गिरकर सिर्फ 13% रह गया। इन आंकड़ों में एक पूरा सामाजिक ढांचा कैद है, जहां जहाज पर आपकी टिकट की श्रेणी ने हकीकत में आपकी बचने की उम्मीद को तय कर दिया था। समुद्र ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन बचाव के तौर तरीकों में इंसानी पदाक्रम जरूर हावी रहा। -2 डिग्री सेल्सियस। जो लोग जहाज पर से कूद गए या उन बर्फीले पानियों में छूट गए थे, उनका सामना सीधे इस जमा देने वाले तापमान से था। और मेडिकल साइंस कहती है कि इस तापमान में सिर्फ 15 मिनट के अंदर डिसोरिएंटेशन और एक्सट्रीम थकान होने लगती है। दरअसल जो लोग पानी में थे, उनमें से ज्यादातर की जान डूबने से नहीं, बल्कि हाइपोथर्मिया की वजह से गई थी। ये एक ऐसी कठोर सच्चाई है जो बताती है कि एक बार उस वक्त पानी में गिरने के बाद जिंदा बचने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर थी। लेकिन इस बड़ी तबाही के बाद आगे क्या हुआ? चलिए चलते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अ लास्टिंग मैरिटाइम लेगेसी। इस हादसे के बाद दोनों देशों यानी अमेरिका और ब्रिटेन में लंबी जांच चली। यूएस सेनेट की जांच ने निष्कर्ष निकाला कि ये घटना ईश्वर की एक अप्रत्याशित क्रिया थी, यानी एक अनफोर्सिएबल एक्ट ऑफ गॉड, जिसे बिल्कुल रोका नहीं जा सकता था। लेकिन वहीं ब्रिटिश इंक्वायरी ने इस तबाही की सबसे बड़ी वजह उस बर्फीले क्षेत्र में जहाज की अत्यधिक तेजी, 22 नॉट्स की स्पीड को माना। हम यहाँ किसी एक तरफ फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों ने एक ही हादसे को किन अलग अलग नजरियों से देखा और परखा। लेकिन एक बात तय है, इस हादसे ने समुद्री सुरक्षा के कानूनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नतीजे के तौर पर नए नियम बने, सभी यात्रियों के हिसाब से लाइफ बोट्स अनिवार्य कर दी गईं, लाइफ बोट ड्रिल्स को लाजमी बनाया गया, रेडियो वॉचेस 24 घंटे चलने लगे और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन किया गया। आज हम आधुनिक क्रूज शिप्स पर जो भी सेफ्टी देखते हैं ना, वो सीधे तौर पर टाइटैनिक के संकट से सीखे गए इन्हीं सबकों का नतीजा है। तो अब सबसे अहम बात यह आती है कि आज उस जहाज का क्या हाल है। 1985 में एक फ्रैंको अमेरिकन एक्सपेडिशन ने समुद्री सतह से 12,000 फीट नीचे इस मलबे को ढूंढ निकाला, जो सच में 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था। और आज वहां लोहा खाने वाले बैक्टीरिया इस बचे खुचे जहाज को बहुत तेजी से निगल रहे हैं। जो जहाज कभी इंसानी तकनीक और शान का प्रतीक था, वो अब धीरे धीरे समुद्र के आगोश में पूरी तरह समा रहा है। प्रकृति अपना काम कर रही है। इस सब के बाद आखिर में बस एक सवाल दिमाग में आता है। एक बार जब ये भौतिक जहाज यानी इसका पूरा मलबा समुद्र द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाएगा और वहां इसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा, तब टाइटैनिक की स्थायी विरासत का आखिर क्या होगा? ये एक ऐसी घटना थी जिसने मानव अहंकार से लेकर विनम्रता तक का सफर बहुत करीब से देखा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ध्यान जरूर देना चाहिए।